नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस एक ही वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और आज के वीडियो के क्वेश्चन हैं साइंस बायोलॉजी के। एग्जाम में साइंस बायोलॉजी चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैंने वो सभी प्रश्न लिए हैं, चुनकर 100 प्रश्न लिए हैं। मास्टर वीडियो है हर एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो देख सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिसको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु एनाबीना है। जंतुओं में होने वाली फुट माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो जंतुओं में होने वाले फुट माउथ रोग जो है विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में यूक्लोरोला जो है शैवाल मिलता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग करते हैं? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस का प्रयोग करते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खा जाते हैं? तो जापान में लोग इंडोकार्पन नाम के लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। वनस्पति जगत में किसको थलचर, उभयचर कहा जाता है और जलचर भी कहते हैं? तो यहाँ पर ब्रायोफाइटास जो हैं जल स्थलचर उभयचर कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर ही लगे रहते हैं? तो ऐसे पौधे जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं, जिन पर बीज नग्न रूप से पौधों पर ही ऊपर लगे होते हैं। दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो दमा और खांसी में औषधि के रूप में काम आने वाली जो है एफेड्रिन जो है एफेड्रा पौधे से प्राप्त होती है। किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके करते हैं? तो प्याज की खेती जो है पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफेरा में जो है सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। किस चीज़ में अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पाद को अधिक खाने से पृथ्वी की जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। तेल बीज वाली फसलें किससे संबंधित होती हैं? तो तेल बीज वाली फसलें जो है क्रूसीफेरी कुल से संबंधित होती हैं। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त करते हैं? तो एट्रोपा बेलाडोना के पत्तियों से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो एफेड्रा पौधे का एफेड्रिन औषधि करने वाला पौधे का भाग है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग किस मसाले के रूप में करते हैं? तो पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग लौंग मसाले के रूप में करते हैं। फूल गोभी पौधे के किस भाग का उत्पादक है? मतलब फूल गोभी जो है पौधे का कौन सा भाग है? तो फूल गोभी जो है पुष्पक्रम है पौधे का। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी चूर्ण जो है शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो चावल की फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। चिलगोजा निम्न में से एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है पाइन की प्रजाति के बीजों से पाइन की प्रजाति के वृक्ष से प्राप्त होता है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 प्रकार के तत्व आवश्यक हैं। धान का खैरा रोग या लघुपतन रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग या लघुपतन रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। फूल गोभी का विटेल रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो फूल गोभी का विटेल रोग जो है ये जिंक की कमी के कारण होता है।
ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? तो ऊर्जा रूपांतरण में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा संपादित होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑक्सिन पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो प्रकाशानुवर्ती संचलन ऑक्सिन के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो पादप वृद्धि अनुमापन के साथ में जेसी बोस जी का नाम जुड़ा हुआ है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है? तो यूकेलिप्टस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंद से सबसे ज़्यादा पेड़ों में रोग होते हैं। हरित बाली रोग किससे संबंधित है? तो हरित बाली रोग बाजरे की फसल से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा जस्ते की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस रोग किसके कारण हो जाता है? तो चाय में लाल रस रोग शैवाल हरे शैवाल के कारण हो जाता है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो फसलों पर आक्रमण करने की कीट की अवस्था कैटरपिलर सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। कौन सा जीव ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक का वाहक काम करता है? तो फ्लोएम जो है उच्च वर्गीय पौधों में खाना ले जाने के फ्लोएम जो है फूड ले जाने के लिए पोषक तत्व ले जाने का काम करता है, पौधों का ऊतक है। पौधों में खनिज लवण और जल कौन ले जाता है? तो पौधों में खनिज लवण और जल जाइलम लेकर जाता है। एक वृक्ष की आयु का पता कैसे लगा सकते हैं? तो एक वृक्ष की आयु का पता उसके वार्षिक वलियों को गिनकर लगाया जा सकता है। संवहनीय पौधों में पानी के ऊपर किससे आता है? तो संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे आता है? तो पानी संवहनीय पौधों में जाइलम टिश्यू के कारण आता है। जाइलम जल लेकर जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। बारबरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बारबरा मैक्लिंटॉक मक्के के पौधे पर काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं। जंपिंग जीन के बारे में मक्के के पौधे से इन्होंने रिसर्च किया था। 1959 में डीएनए के रूप से संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 1959 में डीएनए के संश्लेषित रूप को प्रस्तुत करने के लिए कॉर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वैटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल जो है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा काम संपादित नहीं होगा? तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं हो पाएगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका और आणविक नियंत्रण एजिंग कहलाता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक जो है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले ने यह बात कही थी। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित जो है वाटसन और क्रिक ने मिलकर किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज की थी। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रिटर को पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं।
यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण संसार के सभी जंतु मर जाएंगे। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इसमें किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है? तो खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र 33.3% होना चाहिए। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। भारत में परिस्थितिकी असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बढ़ रहे वनों की कटाव यानी कि वन उन्मूलन जो है परिस्थितिकी असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है उसका नाम क्या है? तो ओजोन से बचाने के लिए हमारे शरीर में ओजोन रहती है परावैंगनी किरणों को बचाने के लिए हमारे लिए, और वनस्पति जो है परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए फाइकोसाइनिन एक रसायन वनस्पति में वर्णक होता है जो वनस्पतियों को परावैंगनी किरणों से बचाता है और हमें ओजोन बचाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो भारत में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसमें से विद्युत उत्पादन के लिए सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है, क्योंकि भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं उनका प्रवाह बहुत स्पीड में है, तेज है, तो टरबाइन चलने में आसानी होती है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाता है। धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विकास है, तो प्राकृतिक संसाधन जो है पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, मतलब जो अभी हमारे पास है वो हम इतना यूज़ ना कर लें कि आने वाली पीढ़ी उससे वंचित रह जाए। तो धारणीय विकास जो भी हम अभी अपनाए हुए हैं उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करें जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसको उपभोग कर सके। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो एक मनुष्य को आवश्यक रूप से धारण करने के लिए न्यूनतम भूमि जो है पारिस्थितिक पदछाप कहलाती है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करती है। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में विषैला पदार्थ बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में विषैला पदार्थ बना देती है। भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस MIC इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं? तो शीशे के अधिकता प्रदूषण के कारण जो है मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में किसी भी प्रकार के प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगा है ये कहाँ पर है? तो परावैंगनी किरणों से बचाने के लिए जो ओजोन परत है उसमें छेद मिला है और ये छेद अंटार्कटिका के ऊपर मिला है। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? तो प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से साफ करने के लिए बहुलक अधिशोषण का प्रयोग करते हैं, अधिशोषक का प्रयोग करते हैं। सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे बहने वाले प्रदूषक निश्चालक कहलाते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें न्यूरोलॉजी जिसे कहते हैं इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं, स्नायु का अध्ययन करते हैं। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सीरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी में किससे संबंधित अध्ययन होता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी से संबंध जो है शरीर की संरचना और वातावरण के अध्ययन से संबंधित है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को मेडिकल के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था। वह वैज्ञानिक कौन से हैं जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या जो है विलियम हार्वे ने की थी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। डीएनए की संरचना का सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो डीएनए की संरचना को वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो विकास के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो वाटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया।
किस वैज्ञानिक ने खोज की थी मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले ये खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में साइंस के ये प्रश्न सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपने अगर कभी ज़िंदगी में एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर फेस किए होंगे। आप अपने ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़रूरतमंद जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिलें, क्योंकि एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए। अगर तैयारी अच्छी करनी है, पास नहीं मेरिट बनाना है तो ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु से जुड़ जाइए। अपने कमेंट को ज़रूर हम तक भेजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी मैंने आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछे हैं अगर आप बता सकते हैं तो आंसर भेजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।